चलो अब कर ली मैंने। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो हम टॉपिक आया, वर्क का टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। तो एनर्जी में कैसे डिफाइन करेंगे एनर्जी को? एनर्जी में डिफाइन एस के एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कहते हैं। अगर कोई, और काम किसे कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करे, कुछ डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ काम किया। ठीक है, थोड़ा सा वर्क को देखें। जो कल हमने पढ़ा था वर्क, वर्क क्या पढ़ा था कि कल एक बच्ची ने पूछा था कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई है किताब के अंदर, वो कुछ इस तरीके से थी कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट and as a result object covers some distance, then some work has been done by the force। ठीक है, वर्क को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? वर्क को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, वर्क बराबर होता है एफ इंटू एस या एफ इंटू डी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली वो मूवमेंट करेगा। अगर इफ़ इस केस के अंदर हम डी की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, ज़ीरो पुट कर दें, सही है, डी क्या हो जाए, 0 मीटर हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क कैसे निकलेगा? वर्क कितना निकलेगा? वर्क बराबर हो जाएगा एफ इंटू ज़ीरो। डी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 0 पुट कर दी। जब डी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0। तो वर्क आपके पास 0 आ जाएगा। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि वर्क जब ही होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आए, यानी उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो, और एज ए रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, कुछ डिस्टेंस कवर कर जाए, तब फिजिक्स ये कहेगी कि वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, या फोर्स, अप्लाइड फोर्स ने कुछ काम किया है। ठीक है ना? एक सेकंड में ज़रा। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की एबिलिटी है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो फिजिक्स ही कहती है कि उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, यानी वर्क करने की एबिलिटी है। तो फिजिक्स में ये काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहा जाता है। और एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आपको मालूम है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी वी हैव। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की एनर्जी होती हैं? जैसे एक आपके कोर्स में ही है, काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी, इसका नाम आपने सुना हुआ हो शायद, और नहीं सुना हुआ है तो अब पढ़ ही लेंगे। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद होती है साउंड एनर्जी, उसके बाद दूसरी टाइप हम ले लेते हैं, बहुत कॉमन है, हीट एनर्जी, ठीक है ना। उसके अलावा हीट एनर्जी का एक और नाम भी होता है, उसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी। उसके बाद टाइडल टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी होती है एक तैमूर, और भी बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है। एटॉमिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, एक बहुत मशहूर टाइप जो है वो क्या है, एटॉमिक एनर्जी। तो ये कुछ टाइप्स हैं, जो एनर्जी की टाइप्स हैं जो हम देखते हैं अपने अराउंड। लेकिन हमारे पास जो फिज़िक्स में जो टाइप्स हमें पढ़ाई जा रही हैं सिलेबस में, वो दो हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में अपने मैट्रिक क्लास के कोर्स में। तो टू अस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे लिए जो टाइप्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक होगा वो उसमें दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी वी हैव इन फिजिक्स। कौन कौन सी टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी टाइप जो हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वैसे जो मीनिंग है पोटेंशियल के, वो क्या है, कोई बताएगा? जी, आयशा निज़ाम, आयशा नाजिम, क्या मतलब होता है पोटेंशियल का? नहीं मालूम? जी, पोटेंशियल की मीनिंग होते हैं हिडन। पोटेंशियल की मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, मीनिंग ले रहे हैं हिडन के, छुपी हुई। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपी हुई एनर्जी, ठीक है। अब
किस तरह से छुपी हुई एनर्जी? जैसे मिसाल के तौर पे आप जब बैटरी खरीद के लाते हैं, सेल खरीद के लाते हैं घड़ी में लगाने के लिए, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब तक उस घड़ी में सेल को आप लगाएंगे नहीं, आपको नहीं मालूम होगा कि ये सेल, इसमें कोई एनर्जी है या नहीं है। घड़ी में आप लगाएंगे, घड़ी में वो काम करेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई एनर्जी है या नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हमेशा कोई ना कोई मेथड या मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को डिस्प्ले करती है। ये हमेशा किसी न किसी शक्ल में नज़र आएगी। ठीक है, एक और चीज़ होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक चीज़ होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की। एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देर आर बहुत सारी टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो उसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मतलब ये है कि केमिकली उसके अंदर ऐसी एनर्जी मौजूद है। आप थोड़ा सा डिटर्जेंट लें हाथों में और उसमें ज़रा सा पानी डालें, फ्यू ड्रॉप्स पानी के डालें, आधा चम्मच पानी डालें हाथ में डिटर्जेंट लेकर के, और फिर मुट्ठी को बंद कर लें। देखें वो डिटर्जेंट इतना गर्म हो जाएगा कि आपको मुट्ठी खोलनी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब है उसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उस केमिकल प्रोसेस से हीट एनर्जी जनरेट हो रही है और उस हीट एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो 9th क्लास के अंदर जो आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं, फौजी या जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको उनके पास एक मैग्नीशियम का एक बैग होता है जिसके अंदर पानी डालते हैं, तो वो इतनी गर्म हीट जनरेट होती है कि उससे वो अपने खाने को गर्म कर सकते हैं। तो आपने ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल के तौर पर 9th क्लास में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ा था। तो वहाँ पर भी क्या है, जो उस मैग्नीशियम का जो बैग है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। जो आपकी गाड़ी की बैटरी होती है, इसमें कौन सी एनर्जी है? ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है और आपकी गाड़ी को चलाती रहती है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है इसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? जब आप फूड खाते हैं और फूड खाने के बाद उसको हजम कर लेते हैं, तो वो आपके जिस्म के अंदर एज अ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और फिर उस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को आप यूज़ करके अपने रोज़मर्रा के काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर एनर्जी है। तो कहाँ से आई एनर्जी, किस शक्ल में आई? कोई सेट बैटरी लगा दी है, कोई चार्जर से हमें चार्ज कर दिया है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो खाना हम खाते हैं उस खाने ने, खाना क्या है, फूड क्या है, वो केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स आपके मैदे में जाते हैं, पेट में जाते हैं और डिकम्पोज होके उसमें से कैल्शियम अलग, मैग्नीशियम अलग, सोडियम अलग, पानी अलग, तेल अलग, कार्बोहाइड्रेट्स अलग, शुगर अलग, मिनरल्स अलग, विटामिन्स अलग, ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और उनको जहाँ जहाँ जिस्म में ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाती हैं और फिर ये सब अपना काम केमिकल प्रोसेस करती हैं और जिससे आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो वी कैन डिफाइन एज, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है कि whenever work is done against the physical characteristics of an object, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट उसके अंदर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन
is stored in the same object as potential energy। तो आपका किया हुआ काम उस ऑब्जेक्ट के अंदर बतौर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है। Whenever work is done against the physical characteristics of an object, जब कभी भी आप काम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपकी समझ में आएगा। तो आपका किया हुआ काम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सेम ऑब्जेक्ट। जो आपने काम किया है वो काम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी, या उस काम आपका किया हुआ काम उसमें जाके छुप जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए एग्जाम्पल के ऊपर। सही है। एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा होगा रबर। ठीक है। रबर के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इलास्टिक, इलास्टिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इलास्टिसिटी क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुसूसियात, खुसूसियात। ठीक है। ये खुसूसियत कह लें, खुसूसियत। सही है। तो रबर में क्या खुसूसियत होती है? इलास्टिसिटी, यानी खींचने की सलाहियत, एबिलिटी टू स्ट्रेच। रबर जो है वो खींचा जा सकता है। ठीक है। तो रबर ऐसे तो नहीं होता कि रखे रखे खिंच जाए। टेबल पे आपने रबर को रखा, रबर बैंड रखा, वो खुद ब खुद बड़ा हो गया, लंबा हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो उसको खींचने के लिए आप उस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं अपने हाथों से। और जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो खींचता है, और आपके हाथों को ऐसा महसूस होता है कि रबर बैंड खींचना नहीं चाह रहा है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जाना चाह रहा है। लेकिन आपने चूंकि हाथों से उसे पकड़ रखा होता है तो आप उसको छोड़ते नहीं है, बल्कि और खींचना शुरू कर देते हैं, तो ये खींच के और लंबा होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि रबर बैंड खींचना चाह नहीं रहा है, खींच सकता है लेकिन खींचना चाह नहीं रहा है, और हम उसको जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। जैसे ही हम रबर बैंड को खींच के लंबा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी खींचने की सलाहियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। खींचना चाह नहीं रहा है, उसको वो नहीं चाहता रबर बैंड की उसको आप खींच के लंबा कर दें, चाह नहीं रहा है, लेकिन आप उसको खींच के लंबा कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट दी हो गया ना, अगेंस्ट दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट काम हो गया। और आपने उसको खींच के जब काफी लंबा कर दिया तो अब आप क्या करते हैं? जितन उस काम को करने के लिए आपके अपने हाथों को हिलाना तो पड़ेगा ना, कुछ दूर तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप गुलेल को लोड करते हैं, गुलेल को जब आप लोड करते हैं, गुलेल तो आपने देखी होगी, इसमें पत्थर रख के जब आप फेंकते हैं तो पत्थर रखने के बाद आप उसको काफी लंबा दूर तक खींचते हैं, और खींचने के बाद फोर्स लगा के जब आप उसको खींचते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएं और कुछ डिस्टेंस कवर करें। तो आपने कुछ काम किया, तो गुलेल को जब आपने खींचा, रबर बैंड को जब आपने खींचा, तो आपने क्या किया? उस पर फोर्स लगाई और उसको खींच के पीछे लाए, यानी आपने उसमें कुछ डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स आपने गुलेल के ऊपर या रबर बैंड के ऊपर काम किया। और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं, अपनी चुटकियों को, अपने हाथों को खोल देते हैं, तो ये रबर बैंड जो है या गुलेल तेजी के साथ वापस अपनी पुरानी हालत में जाने की कोशिश करती है, और जितना आपने काम किया होता है वो सारे के सारे काम को कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में। पत्थर जो आपने उसमें गुलेल में रखा हुआ था वो काफी दूर तक थ्रो हो जाता है और काफी दूर जाके गिरता है। ठीक है। तो ये आपके हाथों में जितनी काम करने की सलाहियत थी वो सारी की सारी सलाहियत जो है किसमें मुंतकिल हो गई? ट्रांसफर हो गई रबर बैंड में, या रबर में ट्रांसफर हो गई, गुलेल में ट्रांसफर हो गई। और उसी पत्थर को आप अपने हाथों से भी थ्रो करके दूर फेंक सकते थे, लेकिन आपने हाथों के बजाय रबर बैंड या गुलेल को इस्तेमाल किया।
और उसकी मदद से आपने पत्थर को क्या किया, दूर फेंक दिया। तो आपने अपने हाथों की काम करने की सलाहियत को ट्रांसफर कर दिया गुलेल के अंदर, और गुलेल ने आपकी हाथों की जगह गुलेल ने काम करके दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप, जैसा कि आपके हाथों में तब एबिलिटी थी काम करने की, इसी तरीके से गुलेल के अंदर भी वो एबिलिटी पैदा हो गई काम करने की। और काम करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, ये किसके बराबर होती है? ये एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि गुलेल में चूंकि काम करने की एबिलिटी आ गई आपकी वजह से, तो इसलिए गुलेल में क्या आ गई? एनर्जी आ गई। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी उस वक्त तक जाहिर नहीं होगी जब तक आप गुलेल को रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए ये एनर्जी हिडन है। ठीक है, ये एनर्जी क्या है? हिडन है, छुपी हुई है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इसको हम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती कहाँ से है? ये आप ही उसके अंदर डाल रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे रबर बैंड है, मिसाल के तौर पे गुलेल है। गन को जब आप लोड करते हैं, तो जब आप गन को लोड करते हैं तो उसका जो चेम्बर होता है जिससे आप लोड करते हैं, लीवर होता है, उसको आप पीछे खींचते हैं। जब पीछे खींचते हैं तो उसके साथ जो अंदर स्प्रिंग लगा होता है उसको वो खिंच जाता है, और पीछे खींच के उसको आप अटका देते हैं, अटक जाता है। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं तो वो जो अटका हुआ स्प्रिंग है वो तेजी के साथ अपनी पुरानी पोजीशन पे आता है और चैम्बर में रखी हुई गोली से टकराता है। इस तरह से बुलेट फायर होती है। तो होता क्या है, गन से फायर कराने के लिए या गन से बुलेट को फायर कराने के लिए आपको उसे लोड करना पड़ता है, और लोडिंग के लिए आप स्प्रिंग को खींचना जरूरी है। स्प्रिंग को खींचे बगैर आप गन को लोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने बहुत सारी झूला आप देते हैं, अगर किसी को आप स्विंग दे रहे हैं, झूला दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले उसको अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा पीछे लेके आ जाते हैं, और जैसे झूला पीछे जाता जाता है वो जमीन से ऊपर उठता चला जाता है। तो जमीन क्या चाह रही है? जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचना चाहती है, चाहती है कि हर चीज उसके सेंटर के साथ, उसकी सरफेस के साथ चिपक के रहे। आपने क्या किया? उसको जमीन की सरफेस से ऊपर उठा करके हाइट दे दी। तो आपने जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या किया? काम किया। और जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को वहां से रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे फॉल होता है। फ्री फॉल इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है, लिहाजा वो दायरे में हरकत करना शुरू कर देता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? स्विंग। सही है, और इस तरह से झूला जो है वो स्विंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया? आपने झूले, जिस शख्स को पकड़ के आपने पीछे खींचा है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है, फोर्स लगा के उसको कुछ हाइट कवर करवाई है, और फिर वही हाइट जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाती है, और आपकी सारी की सारी एनर्जी जो आपने उसमें स्टोर करवाई थी, वो सारी की सारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हरकत में तब्दील हो जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके समझ में आया कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, और ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, चाहे वो गुलेल हो, चाहे झूला हो, चाहे वो लोड हुई हुई गन हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी की भी टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी की भी टाइप्स होती हैं, और आपके सिलेबस के अंदर वो टाइप्स कम कर दी गई हैं, और सिर्फ एक टाइप आपको पढ़ाई जा रही है, वो है, दोनों टाइप आपको पढ़ाई जा रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो टाइप है उसके अंदर इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दे दिया है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इंशाल्लाह तफसील से हम कल देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स को, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। अभी भी डिस्कस कर लिया, लेकिन कल हम उसको देखेंगे तफसील के साथ।